नमस्कार दोस्तों, 25 जून 1975 ये वो दिन था जब भारत की डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ गई और देश में डिक्टेटरशिप के बादल छाने लगे। जब पूरे देश में इंदिरा गांधी इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती है। 25 जून 1975 से लेकर 23 मार्च 1977 के बीच इन 2 सालों में जो हुआ बहुत ही दर्दनाक था। पहले तो लोगों से उनके फंडामेंटल राइट्स छीन लिए गए, ढेर सारे अपोजिशन लीडर को जेल में डाल दिया गया, आम जनता की बिना उसके परमिशन के जबरदस्ती नसबंदी करा दी गई। इतिहास के सबसे बड़े घटना के बारे में आज भी बहुत से कम लोगों को पता होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी डिक्लेयर करी और इस समय को क्यों एक काला धब्बा के रूप में जाना जाता है। आइए आज की इस वीडियो में इसे गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। This announcement by then Prime Minister Indira Gandhi hurled India into the darkest period The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. Where it spelled doom for the fundamental rights that the Constitution gave us, the citizens of this country. But what really led to the declaration of emergency? आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि भारत में पहली बार नहीं थी जब इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। इससे पहले भी 2 बार भारत में इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। पहली बार 1962 में इंडो चाइना वॉर के समय और दूसरी बार 1971 इंडो पाक युद्ध के समय भी इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। लेकिन दोस्तों 1975 में जो इमरजेंसी लगाई गई थी उन दोनों से बहुत ही अलग थी। संविधान के आर्टिकल 352 के अनुसार देश में इमरजेंसी 3 कंडीशन में डिक्लेयर की जा सकती है। पहली बार जब देश को किसी दूसरे देश से खतरा हो, दूसरी बार जब भारत किसी दूसरे देश पर जंग लड़ने गया हो और तीसरी बार जब भारत की कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही खराब हो। दोस्तों, भारत में इमरजेंसी डिक्लेयर करने की कई सारी वजह थी, लेकिन एक सबसे बड़ी वजह थी, वो थी एक सोच भारत का डिक्टेटर बनने का, वो भी नेपोलियन की तरह। ये हम आगे जानेंगे इसी वीडियो में। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत साल 1971 में होती है जब भारत भारी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। उस समय उत्तर प्रदेश की रायबरेली से इंदिरा गांधी और राजनारायण चुनाव लड़ रहे थे। उसी चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ। इस नारे ने विपक्ष को बहुत कमजोर कर दिया और इंदिरा गांधी की लोकप्रियता लोगों के बीच बढ़ गई, जिसके वजह से वह चुनाव जीत जाती है और राजनारायण चुनाव हार जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। राजनारायण इंदिरा गांधी पर केस कर देते हैं यह कहकर कि उन्होंने चुनाव के दौरान 2 बार आचार संहिता को भंग किया है। उन्होंने ये केस इलाहाबाद के हाई कोर्ट में किया था। कोर्ट में जब केस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नियम के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी पॉलिटिशियन का साथ नहीं दे सकती, जो यहाँ पर संजीव यशपाल कपूर ने इंदिरा गांधी के साथ किया था। और दूसरा, चुनाव के लिए जो मंच तैयार किया गया था उसकी फंडिंग उत्तर प्रदेश की सरकार ने की थी, जो गलत है। दोस्तों, उस समय राजनारायण का केस एडवोकेट शांति भूषण लड़ रहे थे, जिनके बेटे प्रशांत भूषण आज आम आदमी पार्टी के एक सदस्य हैं। साल 1972 इंदिरा गांधी तमिलनाडु को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में अपना सरकार बना चुकी थी। अब इंदिरा गांधी की सरकार पावर में थी और वो 2 बैंकों को अपने कब्जे में लेने की घोषणा करती है और पुराने राजा महाराजाओं को जो पेंशन दिए जाते थे उसे भी बंद करने की बात कहती है, पर कोर्ट इसे टाल देता है और इंदिरा गांधी इस बात से गुस्सा हो जाती है कि आखिर कोर्ट ने उनकी बात को कैसे टाल दी। दोस्तों, यहीं से शुरू होता है इंदिरा गांधी सरकार वर्सेस कोर्ट। दोस्तों, आपको क्या लगता है किसके पास ज्यादा पावर होनी चाहिए, जुडिशरी को या फिर गवर्नमेंट को? वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। इसे 1 साल पहले 5 नवंबर 1971 को 19 अमेंडमेंट लगाया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि संसद संविधान के किसी भी फैसले में बदलाव कर सकती है, चाहे इसे संविधान के मूल भावना को ही क्यों न बदल दिया जाए। सेम ऐसा ही एक स्टेटमेंट 1969 में कोर्ट द्वारा दिया गया था, जब इंदिरा गांधी 14 बैंकों को नेशनलाइज करने की घोषणा करती है। दोस्तों, इस बात से बैंकों के शेयर होल्डर नाराज हो जाते हैं। इन बैंकों में एक बैंक था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके शेयर होल्डर थे आरसी कूपर। ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं इस डिसीजन को लेकर और कोर्ट ये बात मानती है कि बैंकों के नेशनलाइजेशन से शेयर होल्डर्स को बहुत ज्यादा नुकसान होगा और वो इस डिसीजन को रिजेक्ट कर देते हैं। इसी समय लोकनाथ करके केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करती है कि संविधान के मौलिक भागों में बदलाव करने का अधिकार संसद के पास नहीं है। इंदिरा गांधी के इन फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इसे केशवानंद भारती केस कहा जाता है। दोस्तों, यहीं से शुरू होता है उस सफर का जो इमरजेंसी की तरफ जाता है। एक तरफ इंदिरा गांधी कानून से लड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ देश के हालात और भी बिगड़ते जा रहे थे। 1973-74 में इन्फ्लेशन इतना हुआ कि वस्तुओं के दाम 130% से बढ़ गए, यानी कि जो वस्तु 100 रुपए में मिल रहे थे वह 230 रुपए में मिलने लगे। उसी समय गुजरात में छात्रों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया, जिसे कहा गया नवनिर्माण आंदोलन। उस समय गुजरात के पीएम थे चमन भाई पटेल, जिसे चिमन चोर के नाम से पुकारा जाने लगा। अहमदाबाद के छात्रों ने मेस बिल के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था, जो कि एक साथ 300% बढ़ गया था। धीरे धीरे उनके आंदोलनों को समर्थन मिलने लगा। ये सब देखकर इंदिरा गांधी वही करती है जो छात्र चाहते थे। चमन भाई पटेल को
उनके पद से हटा देती हैं। लेकिन दोस्तों उसी समय बिहार में भी एक ऐसा ही आंदोलन शुरू हो गया। छात्रों और पुलिस के बीच खूब दंगे हुए, बसें जलाई गई, दुकानें बंद कर दी गई और यहाँ भी छात्र बिहार के प्राइम मिनिस्टर को हटाने की मांग करने लगे। ये देखकर जयप्रकाश नारायण बहुत विचलित हो गए और इस आंदोलन का नेतृत्व खुद करने लगे। लेकिन इस बार इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर को पद से नहीं हटाती हैं और वो कहती है कि देश में जो दंगे हो रहे हैं ये हमारे डेमोक्रेसी को खत्म करने लग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 18 मार्च 1975 को इंदिरा गांधी को कोर्ट में हाजिर किया गया 1971 में चुनाव के दौरान किए गए आचार संहिता के केस को लेकर, जिसके बारे में पहले मैंने आपको बताया। कोर्ट ने उनको प्रधानमंत्री पद से हटने का ऑर्डर दिया और 6 साल के लिए बैन भी कर दिया, यानी कि वो अगले 6 साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकती है। लेकिन वो इस्तीफा देने से इनकार कर देती है और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाती है। वहाँ भी उन्हें सेम इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, लेकिन एक चीज कहा जाता है कि वो अगले चुनाव तक प्रधानमंत्री रह सकती हैं। दोस्तों इतना होने के बाद भी इंदिरा गांधी नरम नहीं पड़ती है। कांस्टेंट स्ट्राइक, भयंकर इन्फ्लेशन, प्राइस राइज, जबरदस्त प्रोटेस्ट और करप्शन के एलिगेशन, आप सोच सकते हैं कि देश की क्या हालत रही होगी। 21 जून को इंदिरा गांधी राष्ट्रपति को जेपी के आंदोलन के बारे में बताती है। उस समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। इंदिरा गांधी जेपी के आंदोलन को क्रिटिसाइज करते हुए कहती है कि जेपी का आंदोलन देश के लिए बड़ा खतरा बन सकता है और इसे रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है, आपातकाल यानी कि इमरजेंसी। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी अपने कुछ मेंबर के साथ एक मीटिंग बैठाती है और राष्ट्रपति जी को एक लेटर भेजती है, ये कहते हुए कि देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे पिछले कुछ रीजन की वजह से। दोस्तों 25 जून की रात को इमरजेंसी डिक्लेयर होती है और कुछ ही घंटों के अंदर अंदर देश की बिजली काट दी जाती है ताकि कल कोई पेपर ही न छापा जाए। ढेरों अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार करने के लिए इंदिरा गांधी ने मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी एक्ट यानी कि मीसा का भी उपयोग करी थी, जिनका काम देश में जासूसों को पकड़ना था। देश के बड़े बड़े लीडर मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी और एल के आडवाणी, इन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और न्यूज़पेपर इंडियन टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस को यह खास हिदायत दी जाती है कि मीसा द्वारा पकड़े गए लीडर्स के बारे में कोई न्यूज न छापे। और अगली ही सुबह ऑल इंडिया रेडियो पर यह अनाउंसमेंट करी जाती है, एक बार हिंदी में और एक बार इंग्लिश में। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. दोस्तों देश में इमरजेंसी डिक्लेयर करने की ऐसे तो कई सारी रीजन थी, पर एक ये था कि हाईकोर्ट ने उनको प्राइम मिनिस्टर पद से हटने का ऑर्डर दिया था और दूसरी तरफ जेपी के आंदोलन उनको बहुत ही ज्यादा प्रभावित कर रही थी देश के जनता को लेकर। दोस्तों देश में जब भी इमरजेंसी लगाई जाती है, आम जनता से लेकर बड़े लीडरों तक सभी के पावर खत्म हो जाते हैं। उस समय के नामी वकील शांति वकील कहते हैं कि देश में जब भी इमरजेंसी डिक्लेयर करी जाती है उस समय आम लोगों के लिए कानून खत्म हो जाते हैं। जब इमरजेंसी लगी हुई हो तो आर्टिकल 19 के जो अधिकार हैं नागरिकों के और 21 जो जीने का और फ्रीडम का अधिकार देता है, ये दोनों इमरजेंसी में ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये भी कहा गया सरकार की तरफ से, अगर किसी निर्दोष को गोली भी मार दे सरकार बिना किसी कारण के, तो भी उसका कोई अधिकार नहीं छीन सकता, क्योंकि जीने का अधिकार तो धारा 21 देती है। और वही जब छिन गया इमरजेंसी में, तो कोई ये नहीं कह सकता कि मुझको क्यों गोली मारी, वो मेरी जान क्यों ली या मुझको जेल में क्यों बंद किया। वैसे ही लोगों के फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाते हैं। ढेरों अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, इंक्लूडिंग कांग्रेस में मौजूद वो लोग जो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लग रहे थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। कई सारे एक्टिविस्ट और लीडर अंडरग्राउंड चले जाते हैं। उसी समय एक इंसिडेंट देखने को मिलता है नसबंदी का, जिसे इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के द्वारा देश की जनसंख्या को कम करने के लिए बड़े ही अनसेफ तरीके से ढेर सारे लोगों का नसबंदी करा दिया जाता है। दोस्तों बड़े बड़े लीडरों द्वारा ऐसा भी कहा जाता है कि इमरजेंसी से देश में बड़े बदलाव देखने को मिले, जैसे देश के सरकारी कर्मचारी अपने काम को सही ढंग से करने लगे और रेलगाड़ियां अपने समय से चलने लगी। इस इमरजेंसी के बाद चुनाव होता है और इंदिरा गांधी सिर्फ 2 राज्यों को छोड़कर भारत के सभी राज्यों से हार जाती है। दोस्तों ये पहली बार था जब कोई नई पार्टी कांग्रेस के बाद अपनी सरकार बना रही थी, वो थी जनता पार्टी। फिर से 1980 में चुनाव होता है और इंदिरा गांधी की सरकार फिर से बन जाती है, लेकिन इस बार उनमें बहुत से बदलाव देखने को मिलते हैं। खैर इसके बारे में हम कभी किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।